To see, the question is cos alpha minus beta. Cos of alpha minus beta is equal to 1, it is given, and another condition which is given to us is cos of alpha plus beta is equal to 1 upon e. Okay, wait a minute. Let me see one thing. Okay, and alpha comma beta is lying between closed interval minus pi to pi. कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? क्लोज इंटरवल माइनस pi to pi. इस चीज का ध्यान रखना है और हमको पता करना है कि कितने पेयर्स ऑफ अल्फा और बीटा हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे. तो सबसे पहले देखिए इसमें जो ट्रिकी पार्ट इन्होंने जो दिया बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, ये वो क्या दे दिया 1 अपॉन ई. ई मतलब क्या? एक्सपोनेंशियल वैल्यू. ई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या होती है? 2.714. तो ई देख के आधे बच्चे तो यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ देंगे. तो आपको ध्यान रखना है कि ई क्या होता है. ई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है 2.714. ये याद रखना है. तो 1 अपॉन ई जो होगा वो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 2.714. तो 1 अपॉन 2.74 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.4. मतलब ये एक पॉजिटिव वैल्यू ही है. कॉस अल्फा प्लस बीटा के जो वैल्यू दी हुई है 1 अपॉन बी वो क्या है? पॉजिटिव है. फिर यहाँ पे आ जाइए, कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 दिया है. तो इसका जनरल सोल्यूशन हम लिखें. जनरल सोल्यूशन जो कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो हमने क्लास में भी पढ़ा है, कि कितना हो जाएगा? 2n पाई अल्फा माइनस बीटा. तो ठीक है, अल्फा माइनस बीटा अगर 2n पाई है तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? आप n इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए तो 0 आ जाएगा. 1 पुट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 2 पाई आ जाएगा. -1 पुट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? -2 पाई आ जाएगा. 2 पुट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 4 पाई आ जाएगा. -2 पुट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? -4 पाई आ जाएगा एंड सो ऑन. बट यहाँ पे देखिए, अल्फा माइनस बीटा को इन्होंने क्या बोला है? वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? -पाई से पाई के बीच में. इसके बाहर ये जाएगा नहीं. तो ये वैल्यू तो पहले से कैंसिल हो गई. ये 4 पाई और -4 पाई होगा ही नहीं. इसके बाद वाली वैल्यू भी नहीं होगी. तो बेसिकली यहाँ पे हमको इन तीन वैल्यूज के बारे में देखना है. दैट इज वन इज 0, अनदर इज 2 पाई एंड वन अनदर इज -2 पाई. अच्छा ठीक है. तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 0. अगर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 0, अगर पहला केस हम लें कि अल्फा माइनस बीटा अगर 0 हो जाए तो यहाँ से केस क्या आ जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीटा. क्यों? क्योंकि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो यहाँ से इक्वेशन क्या आती है? अल्फा इज इक्वल टू बीटा. अच्छा, अगर अल्फा माइनस बीटा 2 पाई है, अल्फा माइनस बीटा क्या है? 2 पाई है, तो अल्फा क्या हो सकता है? मैक्सिमम हम अल्फा को क्या रख सकते हैं? पाई रख सकते हैं. और 2 पाई अगर आपको सम बनाना है या इसका सब्ट्रैक्शन बताना है, डिफरेंस बताना है, तो इसको क्या रखना पड़ेगा? -पाई रखना पड़ेगा. ठीक है ना. और अगर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू -2 पाई हुई तो अल्फा को क्या रखना पड़ेगा? -पाई रखना पड़ेगा. और बीटा को कितना रखना पड़ेगा? +पाई रखना पड़ेगा. तभी जाके ये किसके बराबर आएगा? -2 पाई के बराबर आएगा. ये दो चीज समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? बताइए. ठीक है, तो अगर मैंने इसको ले लिया कि अगर मान लीजिए अल्फा पाई हो जाए, बीटा -पाई हो जाए, तो इस कंडीशन को अगर मैं इस कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में चेक करूं, मतलब इसमें एक बार मैं अल्फा को पाई रख दूं और बीटा को क्या रख दूं? -पाई रख दूं. तो आप ही देखिए क्या आएगा? cos पाई माइनस पाई दैट इज cos 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन ई. मीन्स 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ई. और 1 अपॉन ई की वैल्यू मैंने आपको पहले बताया 0.4, जो कि पॉसिबल नहीं है. 1 कभी 1 अपॉन ई के बराबर थोड़ी होगा. तो मतलब ये केस जो हमने लिया, ये केस भी हमारा गलत है. अगर इस केस को मैं सेकंड वाली इक्वेशन से चेक करूं, क्यों मैं सेकंड वाली इक्वेशन से चेक कर रहा हूं? क्योंकि आपको नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ अल्फा बीटा बताने हैं जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें. ओके, तो इसमें अगर मैं अल्फा को -पाई रख दूं और इसको रख दूं +पाई, तो अगेन देखिए ये किसके बराबर दिया हुआ है? 1 अपॉन ई के. जब फिर 0 आ जा रहा है, ये 1 हो जा रहा है. 1 इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है? ई, जो कि गलत है. तो ये वाला केस भी गलत है. तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन बच रही है. क्या? कि अल्फा क्या हो सकता है? बीटा के बराबर हो सकता है. तो पेयर्स पूछे हैं इन्होंने और अल्फा किसके बराबर आ रहा है? बीटा के बराबर आ रहा है. अच्छा, अल्फा बीटा के बराबर आ रहा है. तो आइए और सारी चीजें हम लोग चेक करते हैं. तो सेकंड कंडीशन अगर हम लोग देखें इस वाले को, क्योंकि ये वैल्यू हमने कहाँ से निकाली है? अल्फा इज इक्वल टू बीटा, इस वाली इक्वेशन से. तो जो भी अब कहानी होगी वो किससे आगे बात बढ़ेगी? सेकंड वाले से. क्योंकि पहले को तो हमने देख लिया, पहले से हमने अल्फा इज इक्वल टू बीटा निकाल लिया और अल्फा बीटा की वैसी वैल्यू निकालनी जो दोनों को सेटिस्फाई करे. तो आइए मैं इस इक्वेशन की बात अब करना जा रहा हूँ. कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना? 1 अपॉन ई. तो आप अल्फा इज इक्वल टू बीटा इसमें पुट कर दीजिए क्योंकि यही हमारे पास रिक्वायर्ड केस है.
तो either you can write cos 2 alpha or you can write cos 2 beta. I am taking cos 2 alpha, it is equal to 1 upon e. तो यहाँ पे फिर आपको जनरल सोल्यूशन लगाना पड़ेगा cos का, कि cos थीटा इज इक्वल टू समथिंग हो, वेट, cos 2 थीटा इज इक्वल टू समथिंग हो, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, 2 अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, 2n पाई के, और 1 अपॉन ई कब वैल्यू आती है तो हमको पता नहीं है, तो मैं कुछ यहाँ पे ऐसे मान लेता हूँ प्लस माइनस टी। जनरल सोल्यूशन आपको याद होने चाहिए, जनरल सोल्यूशन आपको याद नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है, और याद होने चाहिए। तो टी क्या है यहाँ पे भाई, टी भी एक एंगल होगा, और किसके टर्म्स में होगा, कॉस के टर्म में होगा, तो कॉस टी इज इक्वल टू कितना होगा, 1 अपॉन ई। यहाँ पे टी किसके बराबर है, टी एक एंगल है, मतलब तो cos t इज इक्वल टू 1 अपॉन ई, तो देखिए t इज इक्वल टू क्या होगा, cos इनवर्स 1 अपॉन ई। तो यहाँ पे प्लस माइनस cos इनवर्स 1 अपॉन ई ना लिख के मैंने सिंपली इसको t लिख दिया है, और cos t को मैंने डिफाइन कर दिया 1 अपॉन ई। ठीक है, अच्छा, तो cos t की वैल्यू देखिए 1 अपॉन ई है, ओहो, cos t की वैल्यू 1 अपॉन ई है, 1 अपॉन ई कितना है भाई, 0.4, अप्रोक्सीमेटली इट इज 0.4, मतलब cos की वैल्यू 0.4 है, मतलब क्या है, पॉजिटिव है। और यहाँ पे अल्फा बीटा क्या बोला है, माइनस पाई से पाई के बीच में, माइनस पाई से पाई के बीच में, ओके। तो हम कहाँ दे पाएंगे पॉजिटिव, हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेक करेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताइए कौन से ऐसे दो एंगल होंगे, कौन सी ऐसी दो टी की वैल्यू होगी, कौन से ऐसे एंगल होंगे जिसको अगर हम यहाँ पुट करें तो अल्फा हमारा क्या रहे, मतलब कॉस टी हमारा क्या रहे, 0.4 के बीच में हो। कोई दो वैल्यू लेके देख लीजिए, सपोज आई एम टेकिंग अल्फा लेस देन 90 बिकॉज इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और यहाँ पे मैं कुछ ले लूँ 60, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, दैट इज 0.5, तो ठीक है 0.4 उससे छोटा ही है। ठीक है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ठीक है अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि अगर t की वैल्यू 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाई करेगी तो हमारा जो cos t होगा वो 1 अपॉन ई के बराबर होगा, दैट इज 0.4। तो ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से मैं अब अल्फा की बात कर लूँ, तो अल्फा कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 से डिवाइड कर दीजिए, एन पाई प्लस माइनस एन पाई प्लस माइनस टी बाई टू, एन पाई प्लस माइनस टी बाई टू। अच्छा, तो अब आइए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, एन की वैल्यू एक बार 1 रखिए, एन की वैल्यू 1 रखिए तो अल्फा कितना आ जाएगा, पाई प्लस माइनस टी बाई टू। तो देखिए पाई प्लस माइनस टी बाई टू, यहाँ से आप कौन सी वैल्यू ले पाएंगे, पाई प्लस टी बाई टू और पाई माइनस टी बाई टू, दो वैल्यू आएंगी, तो बताइए क्या ये दोनों वैल्यू ले सकते हैं। तो देखिए पाई प्लस कर देंगे तो पाई प्लस टी बाई टू, तो अल्फा क्या हो जाएगा, पाई से ज्यादा, अल्फा क्या हो जाएगा, पाई से ज्यादा, और हमको क्या बोला है कि अल्फा मैक्सिमम हो कितना सकता है, पाई। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू हमको मिलेगी, वो भी कौन सी, पाई माइनस टी बाई टू हम लेंगे यहाँ से, और पाई प्लस टी बाई टू को हम क्या कर देंगे, इग्नोर, क्योंकि हमको बोला ही गया है कि अल्फा इसके अंदर रह सकता है। ठीक है, फिर मैं एक बार एन की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, जीरो, एन की वैल्यू जीरो ले लूँ तो क्या हो जाएगा, अल्फा, अल्फा मेरा हो जाएगा प्लस माइनस टी बाई टू, तो ठीक है, ये तो हमारे विद इन द रेंज है, तो यहाँ से ये दोनों वैल्यू आएंगी, तो यहाँ से हमको कितनी वैल्यू मिली, दो, यहाँ से कितनी वैल्यू मिली हमको, एक। और कोई वैल्यू चेक करिए, एन इज इक्वल टू हमने 1 रखा, एन इज इक्वल टू 0 रखा, एन इज इक्वल टू एक बार आप यहाँ पे क्या करिए, -1 रख के देख लीजिए, -1 अगर आप रखेंगे तो अल्फा बोलिए कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा आपका माइनस पाई प्लस माइनस टी बाई टू, प्लस माइनस टी बाई टू, टी की वैल्यू आपको पता है 60 से 90 डिग्री के बीच में है, तो यहाँ से देखिए एक वैल्यू क्या होगी, माइनस एक वैल्यू आएगी आपकी यहाँ से माइनस पाई माइनस टी बाई टू एंड माइनस पाई प्लस टी बाई टू। तो देखिए माइनस टी बाई टू, ये तो माइनस पाई से ज्यादा हो जाएगा, तो ये वैल्यू हट जाएगी, लेकिन माइनस पाई प्लस टी बाई टू, देखिए टी बाई टू कहाँ से कहाँ तक लाइक हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट बात कर रहे हैं, कोई एग्जैक्ट निकलने की जरूरत नहीं है, 45 से कहाँ तक हो जाएगा, 30 डिग्री के बीच में। तो देखिए माइनस पाई में अगर इस रेंज में से कोई भी एंगल आप ऐड भी करते हैं इसमें टी बाई टू में, तो ये हमेशा क्या रहेगा, हमारे रिक्वायर्ड रेंज में रहेगा, दैट इज माइनस पाई टू पाई, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आएगी। तो कितनी हुई बताइए, कितने पेयर्स हो गए, यहाँ से दो मिले, अल्फा होगा उतना ही बीटा होगा, यहाँ से एक मिला तीन, यहाँ से एक मिला कितना, चार, टोटल कितना हो गया, आंसर कितने हो गए, चार। तो देखिए अपने ऑप्शंस में कोई चार ऑप्शन आया था, यस, ऑप्शन डी, इन ऑप्शन डी इज गिवन एज 4, सो देयर आर 4 पेयर्स ऑफ अल्फा एंड बीटा व्हिच इज सेटिस्फाइंग दीज टू इक्वेशन। अल्फा बीटा इक्वल आ गया था, देखिए अल्फा इक्वल टू बीटा हमने इसे निकाल लिया था, यही दो ऐसी वैल्यू हैं जो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रही हैं।
तो यहाँ पे जो सबसे ट्रिकी चीज थी वो ये ई थी। ई की जगह इन्होंने कोई कांस्टेंट वैल्यू दे दी होती 1/2 1/3 तो आप इजीली निकाल लेते क्योंकि आपको उस पर एंगल पता है। लेकिन उन्होंने 1/e कर दिया। 1/e ई कितना होता है 2.74। तो यहाँ पे थोड़ा सा जज करने में दिक्कत होगी और आप ये वैल्यू सोच नहीं पाएंगे और इसी में आप गड़बड़ी कर देंगे और क्वेश्चन को छोड़ देंगे। तो छोड़ना नहीं है, इस तरह से अप्रोक्सीमेट हमको समझ के आंसर को निकाल लेना है। क्लियर और नॉट? देख लीजिए। ओके, सी वन मोर क्वेश्चन आई एम गोइंग टू गिव। Solve that question, then we will finish this today's session. Write down the question. Wait, let me take the next page. एक और क्वेश्चन लेते हैं फंक्शंस का, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। ओके, इजी क्वेश्चन इट इज। द फंक्शन f is a function from r to r defined by fx is equal to x plus 2 into x minus 3 into x minus 7 is, options are given 1 1, option B is not onto, option C is onto, and option D is not 1 1. Not 1 1. Try this as fast as you can. एक फंक्शन है r से r। r से r का मतलब क्या होता है आपको पता है। डोमेन आपका क्या दिया हुआ है, r दिया हुआ है, और ये जो r आपको दिया हुआ है दिस इज बेसिकली डोमेन। और आप कर्व, अगर आप फंक्शन का अगर आप कर्व बनाना चाहते हैं तो उसके डोमेन में बनाते हैं, डोमेन के बाहर नहीं। तो यहाँ तो डोमेन पूरा दे दिया है। एंड दिस r इज नॉट रेंज, दिस r इज बेसिकली द कोडोमेन। दिस r इज बेसिकली द कोडोमेन। और यहाँ पे ऑप्शंस देखिए क्या दिए हैं, 1 1। 1 1 का मतलब क्या होता है कि एक हर एक एलिमेंट के सेट के हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। मैनी वन का मतलब क्या होता है, एक एलिमेंट एक की दो इमेज हो जाए। ठीक है, और क्या है, मैनी वन की तो बात ही नहीं की है, यहाँ पे ऑन टू की बात की है। ऑन टू क्या होता है, ऑन टू एक ऐसा फंक्शन होता है, कभी भी फंक्शन अगर आपका ऑन टू होगा तो उसके लिए कोडोमेन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, रेंज। कोडोमेन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, रेंज। तो आपको कोडोमेन तो क्वेश्चन में दे दिया, अभी मैंने आपको बता दिया कि अगर एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम हियर टू हियर दे, कहीं से कहीं तक, तो पहला वाला क्या होता है डोमेन, दूसरा क्या होता है कोडोमेन। दूसरा क्या होता है कोडोमेन। तो कोडोमेन आपको आर दे दिया है। अगर ये फंक्शन ऑन टू होना है तो इस फंक्शन का रेंज भी क्या होगा, आर। तो रेंज आप निकाल लीजिए। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर आता है तो ये ऑन टू होगा। अगर रेंज कोडोमेन से कम आता है जो कि, तो क्या होगा, ये फंक्शन इन टू होगा। रेंज कभी कोडोमेन से तो ज्यादा हो नहीं सकता है क्योंकि दोनों कहाँ से मिलते हैं, सेट बी से मिलते हैं। और रेंज हमेशा क्या होता है, लेस देन इक्वल टू क्या होता है, कोडोमेन। और क्या है, ग्राफिकल अप्रोच क्या होती है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई द क्वेश्चन देन आई विल। यस, सी एंड डी इज करेक्ट, वेरी गुड। ऑप्शन सी एंड डी बोथ आर करेक्ट। Okay, see, quickly let me discuss its solutions. तो देखिए, मैं पहले आपको पहले बेसिक चीजें बता दूं, इससे क्या आपको थोड़ा सा कंसेप्ट भी रिवाइज होगा। कभी भी फंक्शन ऐसे गिवन हो, R2R, R2A, कुछ भी हो, तो ये चीज हमेशा क्या बताती है आपको, डोमेन। और ये चीज आपको क्या बताती है, आपका कोडोमेन। नहीं, रेंज नहीं बताती है भाई, ये कोडोमेन बताती है। कभी भी आप किसी फंक्शन का अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो आप पहले उसकी रेंज देख लीजिए। जितनी उसकी रेंज है उसी में ही उसका क्या होता है, कर्व ड्रॉ होता है। रेंज डोमेन के बाहर हम क्या करते हैं, उसका कर्व ड्रॉ नहीं करते हैं। डोमेन अगर आपको 0 से 1 दिया है और आप कर्व कहाँ बना रहे हैं, पूरे रियल एक्सिस पे बना रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन वहीं गलत हो जाएगा। ठीक, फिर आती है बात 1 1 फंक्शन की। 1 1 फंक्शन, तो 1 1 फंक्शन हो और उसका काउंटर पार्ट में कौन होता है भाई, मेनी वन। काउंटर पार्ट में क्या होता है, मेनी वन फंक्शन। तो इसमें क्या क्या तरीके हैं 1 1 या मेनी वन को चेक करने के लिए। आप फंक्शन अगर आपको गिवन है एफ एक्स, तो आप क्या निकाल लीजिए, एफ एक्स वन निकाल लीजिए। आप क्या निकाल लीजिए, एफ एक्स टू निकाल लीजिए। मीन्स फंक्शन की वैल्यू दो वैल्यूज पे निकाल लीजिए, एक एक्स वन और एक क्या, एक्स टू। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि ये एक्स वन और एक्स टू क्या होने चाहिए, फंक्शन के डोमेन में बिलोंग करने चाहिए। ये जो दो वैल्यू आप उठा रहे हैं जिसपे आप फंक्शन की वैल्यू चेक कर रहे हैं, ये डोमेन के बाहर, डोमेन के बाहर नहीं होनी चाहिए, डोमेन के बाहर नहीं होनी चाहिए। तो आपने एफ एक्स वन निकाला, एफ एक्स टू निकाला और दोनों को बराबर पुट कर दिया, दैट इज एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। अगर आपने एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू पुट किया और यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1।
फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1। अगर ये वैल्यू नॉट इक्वल आई तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका मिनिमम, फंक्शन हो जाएगा आपका मिनिमम। एक तरीका मिनिमम और 1 1 के लिए। दूसरा तरीका, अगर आपको फंक्शन का कर्व गिवन है, जैसे कि एक मैं y इज इक्वल टू एक्स लाइन ले लूँ। ग्राफिकल अप्रोच क्या होता है कि आप क्या करिए, कोई भी कर्व गिवन है तो उस कर्व पे आप पैरेलल लाइन खींचिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचिए पूरे कर्व पे। अगर वो फंक्शन को एक ही पॉइंट पे कट करती है, इसका मतलब क्या है, एक x की वैल्यू के लिए एक y की वैल्यू है, तो फंक्शन आपका क्या होगा, हमेशा 1 1 होगा। जैसे कि ये y इज इक्वल टू एक्स 1 1 है। अगर आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लीजिए, सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई एम टेकिंग, इसमें आप क्या करिए, अगर आप x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं तो ये देखिए दो अलग अलग x की वैल्यू के लिए एक ही y की वैल्यू है, इसका मतलब कैसा फंक्शन है ये, मिनिमम फंक्शन है, मिनिमम फंक्शन है। ठीक। एक तरीका और मिनिमम और वन 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 के लिए, कभी भी फंक्शन आपको गिवन हो तो उस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, एफ डैश एक्स निकाल लीजिए इसका, फाइंड इट्स एफ डैश एक्स। अगर वो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आ जाए या एफ डैश एक्स लेस देन जीरो आ जाए, मतलब अगर आपका फंक्शन या तो इंक्रीजिंग हो पूरी तरीके से, या तो फंक्शन आपका मोनोटोनिकली क्या हो, मोनोटोनिकली और यू कैन से स्ट्रिक्टली ओके डिक्रीजिंग हो। इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, या तो बढ़ता रहेगा या तो घटता रहेगा, तो फंक्शन कभी मुड़ेगा नहीं। मतलब ऐसा तो होगा नहीं कि मैक्सिमम से मिनिमम जा रहा है, इंक्रीजिंग में तो बढ़ ही रहा है। तो इस केस में फंक्शन हमेशा क्या होता है, 1 1 होता है। इस केस में फंक्शन हमेशा क्या होता है, 1 1 होता है। आइदर इट इज डिक्रीजिंग और इट इज इंक्रीजिंग। ओके, लेकिन अगर आपने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो इसका एफ डैश एक्स आया। ओके, एफ डैश एक्स को आपने जीरो पुट कर दिया, जीरो पुट करके आपको क्या मिल जाते हैं, सीपी मिल जाते हैं। सीपी मतलब क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स। अगर क्रिटिकल पॉइंट्स के अराउंड, सपोज दिस इज वन क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज अनदर क्रिटिकल पॉइंट, अगर डी वाई बाई डी एक्स का साइन क्या होता है, चेंज। क्रिटिकल पॉइंट के अराउंड डी वाई बाई डी एक्स का साइन चेंज होता है। जैसे कि लेफ्ट साइड आप मूव किए, प्लस से माइनस अगर चेंज हो रहा है या माइनस से प्लस चेंज हो रहा है, इसका मतलब है डी वाई बाई डी एक्स का साइन जहाँ पे चेंज होता है उस पॉइंट पे श्योरली यू आर गोइंग टू गेट आइदर मिनिमा और मैक्सिमा। आप क्या पा जाएंगे, मैक्सिमा या मिनिमा। और जहां आप मैक्सिमा या मिनिमा पाए, जैसे कि ये फंक्शन, जैसे कि ये फंक्शन, तो अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये कर्व को दो पॉइंट पे कट करेगी। तो इस केस में फंक्शन श्योरली क्या होगा आपका, मिनिमम फंक्शन। तो अगर फंक्शन में किसी भी क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा आया तो मिनिमम होगा। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ और या डिक्रीजिंग हुआ तो उस केस में फंक्शन क्या होगा, 1 1 हो गया। तो मैंने सारे मैथमेटिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, कैलकुलस मेथड सब डिस्कस कर दिए। तो चेक वेदर गिवन फंक्शन इज 1 1 और मिनिमम। उसी तरह ऑन टू के लिए सिंपल कंडीशन क्या होती है, ऑन टू फंक्शन के लिए कि कोडोमेन किसके बराबर होना चाहिए, आपका रेंज के बराबर होना चाहिए। तो इन सब में से कोई भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या होता है, क्या क्वेश्चन ने हमको दिया है और हम क्या कर सकते हैं। तो फंक्शन क्या था भाई, कोई बताया मुझे, एफ एक्स इज इक्वल टू वॉट, एक्स प्लस टू, देन सेकेंड ब्रैकेट एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस सेवन। तो सी अब क्या करें, पहले एफ एक्स को और सिंप्लीफाई करते हैं। ये सीधे सीधे मुझे क्या दिख रहा है, एक क्यूबिक इक्वेशन दिख रहा है। तो कितना हो जाएगा भाई, डायरेक्टली कर लें अगर तो एक्स क्यूब माइनस, चेक करिएगा, माइनस 8x² प्लस एक्स प्लस 6 6 7 42। इज इट करेक्ट और नॉट? ओके, तो दिस इज योर एफ एक्स। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कैलकुलस मेथड अगर हम लगाएं, डिफरेंशिएट करके इसको चेक करें 1 1 या मिनिमम, तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो डिफरेंशिएशन इसका हम इजिली कर सकते हैं, 3x² माइनस 16x प्लस 1, तो ये इसका एफ डैश एक्स हो जाएगा। कभी भी एफ डैश एक्स मिले तो आप, या कोई भी आप ऐसा कर रहे हो फंक्शन का क्वेश्चन 1 1 ऑन टू मिनिमम इनटू, तो आप परफेक्ट स्क्वायर बनाने का जरूर सोचा करिए। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा भाई, आइए। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मुझे 1 नहीं दिख रहा है, तो मैं तुरंत इसको 1 बनाने के लिए 3 कॉमन ले लूंगा। तो कितना हो जाएगा, -16/3, और कितना हो जाएगा, +1/3। अब मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा, यहाँ पे एक्स भी होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि एक्स का कोफिशिएंट लीजिए। एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 16/3, उसका क्या कर दीजिए, हाफ, मतलब 2 कर दीजिए, डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 8/3। इसका स्क्वायर कर दीजिए तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64/9। इतना ही फंक्शन में ऐड कर दीजिए, इतना ही फंक्शन में क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एफ डैश एक्स इज बेसिकली 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 16x/3 प्लस 1/3 प्लस 64/9 एंड माइनस 64/9।
तो यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर देखें बनता है कि नहीं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3, और देखिए कौन कौन से टर्म हमारी मदद करने को तैयार है यहाँ पे। आइए देखते हैं, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये -16x/3 और ये 64/9। अब यहाँ देखिए -16x/3, एक्स का जो लीनियर टर्म है उसका साइन क्या है, नेगेटिव, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू मेक a माइनस बी होल स्क्वायर, नॉट a प्लस बी होल स्क्वायर। तो कितना दे देगा मुझे, x -8/3 का होल स्क्वायर, x -8/3 का होल स्क्वायर दे देगा। ठीक है, ये तीन टर्म का तो काम खत्म हो गया। यहाँ कितना बच गया, +1/3 एंड -64/9। ओके, आइए एफ डैश एक्स को और सिंप्लीफाई करते हैं। 3 टाइम्स x माइनस 8/3, x माइनस 8/3 होल स्क्वायर, या एलसीएम कितना हो जाएगा इनका, 9 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बताइए, 9 - 64, दिस f dash x is 3 times x minus 8/3 होल स्क्वायर, और 9 - 64 कितना होता है बताइए, 3, दिस इज -61/9। अब इस 61/9 को अगर बाहर निकालिए तो ये 3 मल्टीप्लाई होकर ले जाएगा ये, तो ठीक है, तो 3 इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -61 बाई कितना हो जाएगा, 3, -61/3 आएगा। अच्छा, अब चेक करिए, देखिए क्या होने वाला है। यहाँ पे देखिए ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू स्क्वायर वैल्यू है, या ये हमेशा क्या होगी, ग्रेटर इक्वल टू क्या होगी, 0 होगी। ये ग्रेटर इक्वल टू 0 होगी, 3 भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और ये क्या है, एक नेगेटिव नंबर है। तो देखिए यहाँ पे ये जो फंक्शन है एफ डैश एक्स जो है, एक्स की अलग अलग वैल्यू पे या तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव भी आएगा एक्स की कुछ वैल्यू पे, और एक्स की कुछ वैल्यूज पे ये नेगेटिव भी आएगा। ऐसा तो होगा ही नहीं कि हमेशा पॉजिटिव आए या तो हमेशा क्या है, नेगेटिव आए। एक्स की वैल्यू को अलग अलग रख के देखिए, जो कि यहाँ से क्वाइट क्लियर है कि पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बताइए, क्या हुआ। अभी मैंने आपको बताया कि फंक्शन अगर 1 1 है तो या तो वो एफ डैश एक्स उसका क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, या तो उसका एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो ये फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है। एक्स की कुछ वैल्यू के लिए पॉजिटिव ले रहा है, एक्स की कुछ वैल्यू के लिए क्या ले रहा है, नेगेटिव। तो ये कैसा भी है, कुछ भी है, उससे मुझे क्या मतलब, मुझे तो ये क्वेश्चन करना है। तो मुझे ये पता चल गया कि एक्स की कुछ वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, एक्स की कुछ वैल्यू के लिए नेगेटिव। तो ये नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये 1 1 तो नहीं होने वाला, दिस इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। अच्छा, तो एक ऑप्शन हमारा आ जाएगा जो भी हो, सी और डी हो। और देखिए जो हमारा एफ एक्स है, ये हमारा एफ एक्स जो है, ये एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है। तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जितने भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होते हैं उनका रेंज हमेशा क्या होता है, उनका रेंज हमेशा क्या होता है, रियल नंबर। रेंज क्या होता है, रियल नंबर। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज हमेशा क्या होता है, रियल नंबर, और कोडोमेन भी हमको क्या दिया है, रियल नंबर, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ से दो ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे, एक हमारा फंक्शन 1 1 नहीं होगा और एक हमारा फंक्शन ऑन टू होगा, क्योंकि कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज है। क्यों ये रेंज इसकी याद आ रही है, क्योंकि ये कैसा है, ऑड फंक्शन है, क्योंकि क्यूबिक फंक्शन है। एक्स को अगर आप माइनस एक्स से रिप्लेस करिए, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ऑफ एक्स। तो ये कैसा फंक्शन आएगा, हमेशा एक ऑड डिग्री फंक्शन है, तो ऑड डिग्री फंक्शन का रेंज हमेशा क्या होता है, आर। तो उसके दो ऑप्शन सही हो गए, एंड वी विल गेट अवर